नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं खबर चालीसा, यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। अगर दिन भर की भागदौड़ में या कामकाज के चक्कर में कोई खबर छूट गई है तो चिंता की बात नहीं। खबर चालीसा में आपके लिए देश, दुनिया, बाजार, कारोबार की सारी खबरें। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। लगातार दूसरे दिन बाजार आज तेजी के साथ बंद हुए। चौतरफा खरीदारी से बाजार में रौनक दिखी। कंपनियों के नतीजे भी उम्मीद के मुताबिक ही आ रहे हैं। इससे बाजार का जोश बना हुआ है। हालांकि अभी भी कोरोना का डर बरकरार है। कारोबार के अंत में बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 558 अंक की बढ़त के साथ 48,944 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 168 अंक की मजबूती के साथ 14,653 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। आज सभी सेक्टर्स में खरीदारी देखने को मिली। मेटल इंडेक्स ने 0.25% की छलांग लगाई, जबकि सरकारी बैंक इंडेक्स 2.5% तक चढ़ा। मीडिया इंडेक्स ने 0.2% और निजी बैंक इंडेक्स ने 1.5% तक की मजबूती दिखाई। मेटल इंडेक्स पर सिर्फ सेल के ही शेयर फिसले। सरकारी बैंकों में पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयरों में 9.25% तक की छलांग लगाई। मीडिया इंडेक्स पर केवल 3 शेयरों ने ही निराश किया। निजी बैंकों में येस बैंक के शेयरों ने बाजी मारी। मारुति सुजुकी का जनवरी मार्च तिमाही में स्टैंड अलोन मुनाफा सालाना आधार पर करीब 10% घटकर 1,166 करोड़ रुपए रहा। इसी दौरान पिछले साल कंपनी का मुनाफा 1,292 करोड़ रुपए रहा था। कोरोना संकट के चलते बिक्री में गिरावट और कमोडिटी कीमतों में बढ़ोतरी के चलते कंपनी के मुनाफे में गिरावट आई है। हालांकि चौथी तिमाही में सालाना आधार पर कंपनी की आय 18,199 करोड़ रुपए से बढ़कर 24,023 करोड़ रुपए रही। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी की कुल बिक्री करीब 7% बढ़कर 14,58,000 यूनिट रही। पूरे वित्त वर्ष में कंपनी की घरेलू बिक्री करीब 7% घटकर 13,62,000 यूनिट रही। कंपनी ने 45 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। बैंकों और एनबीएफसीज के ऑडिटर्स नियुक्ति को लेकर आरबीआई ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एसेट वाली कंपनियों को कम से कम 2 ऑडिटर्स नियुक्त करने होंगे। साथ ही दोनों ऑडिटर्स के बीच किसी तरह का कोई रिश्ता भी नहीं होना चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक 15,000 करोड़ रुपए से कम की एसेट वाले बैंक और एनबीएफसीज के लिए 2 ऑडिटर्स की जरूरत नहीं होगी। सभी मामलों में मौजूदा ऑडिटर्स को अगली बार नियुक्त करने के लिए आरबीआई से मंजूरी लेनी होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता के तूतीकोरिन में स्थित स्टरलाइट कॉपर प्लांट में ऑक्सीजन के उत्पादन की मंजूरी दे दी है। आज मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो सिर्फ ऑक्सीजन के उत्पादन की मंजूरी दे रहे हैं। प्लांट केवल ऑक्सीजन उत्पादन के लिए खोला जाएगा, यह अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। वेदांता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करना चाहते हैं। उनकी बिजली प्लांट को शुरू करने की कोई योजना नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए बिजली राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। आपको बता दें कि पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के चलते प्लांट को बंद कर दिया गया था। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के बोर्ड की कल अहम बैठक होने वाली है, जिसमें $200 करोड़ तक का फंड जुटाने की मंजूरी मिल सकती है। बैंक के वित्त वर्ष 2021-22 में $200 करोड़ तक यानी करीबन 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। बोर्ड बैठक में फैसला होगा कि फंड एक बार में जुटाए जाएं या टुकड़ों में। आज एसबीआई के शेयर करीब 3% चढ़कर बंद हुए। कोरोना महामारी रोकने के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियों से व्यापार पर काफी असर पड़ रहा है। कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रतिबंधों के कारण करीब 5 लाख करोड़ रुपए हुआ है। इसमें से करीब 3.5 लाख करोड़ का रिटेल और 1.5 लाख करोड़ रुपए के थोक कारोबार शामिल हैं। कैट के मुताबिक बीते 25 दिन में सिर्फ राजधानी दिल्ली में 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। कैट के रिसर्च विंग कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से अलग अलग राज्यों के व्यापारी संगठनों से बातचीत कर यह अनुमान लगाया गया है। संगठन का आकलन है कि देश भर में करीब 80% लोगों ने बाजारों में खरीदारी के लिए आना बंद कर दिया है। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच कई राज्यों में कुछ दिन या महीने भर के आंशिक लॉकडाउन लगाए गए हैं। अगर 1 महीने का नेशनल लॉकडाउन लगता है तो एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 1 से 2% जीडीपी के साफ होने का अनुमान है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इंडिया ने एक रिपोर्ट में यह अनुमान जाहिर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन से देश की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर में 3% तक के नुकसान का जोखिम पैदा हो सकता है। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्थानीय लॉकडाउन में
महामारी को सीमित करने की क्षमता है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार माने जा रही वैक्सीन पर रूस से अच्छी खबर आई है। भारत को रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप मई तक मिलने के आसार हैं। देश में अचानक आई वैक्सीन की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने इसे मंजूरी दे दी थी। वैक्सीन के प्रोडक्शन और प्रचार का काम रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी देख रही है। RDIF के CEO दिमित्रियेव ने कहा कि अभी भारत में हर महीने 5 करोड़ डोज बनाए जाएंगे। गर्मी का महीना बीतने के बाद कंपनी प्रोडक्शन को और बढ़ाएगी। भारत के 5 बड़े वैक्सीन निर्माताओं के साथ एक साल में 85 करोड़ डोज बनाने का करार किया गया है। स्पुतनिक वी बनाने वाली कंपनी का दावा है कि कोरोना से लड़ने में वैक्सीन 95% असरदार साबित हुई है। एप्पल के CEO टिम कुक ने ऐलान किया है कि उनकी कंपनी भारत को सहायता और राहत मुहैया कराएगी। कुक ने ट्वीट किया कि भारत में कोविड-19 से जुड़े मामलों में भयानक वृद्धि के बीच हमारी संवेदनाएं चिकित्सा कर्मियों, एप्पल परिवार और इस महामारी के कारण जो लोग मुकाबला कर रहे हैं उनके साथ हम हैं। उन्होंने कहा कि एप्पल ग्राउंड पर सपोर्ट और राहत से जुड़े उपाय करेगी। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय अमेरिकी CEO सत्या नडेला और गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भारत को मदद देने का संकल्प जाहिर किया था। 1 मई से देश में 18 साल से ज़्यादा उम्र की आबादी का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल यानी कल से शुरू हो रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन लगाने के लिए केंद्र ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो टीका लगवाने के लिए कोविन ऐप के साथ ही आरोग्य सेतु पर भी रजिस्टर किया जा सकता है। आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर आप अपना वैक्सीनेशन सेंटर चुन सकते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने 60 साल और 45 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए जब वैक्सीनेशन शुरू किया था उस समय ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन था, लेकिन 18 साल वालों में ये विकल्प नहीं दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर और दूसरी परेशानियों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमें लोगों की जिंदगियां बचाने की ज़रूरत है। कोर्ट ने कहा कि जब भी हमें ज़रूरत महसूस होगी हम दखल देंगे। अदालत ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय आपदा के समय हम मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। कोर्ट ने आज ऑक्सीजन को लेकर सभी जानकारियां मांगी हैं, साथ ही पूछा कि वैक्सीन की अलग अलग कीमत के पीछे तर्क क्या है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार हाई लेवल पर इस मामले पर काम कर रही है। परेशानियां दूर करने के लिए प्रधानमंत्री खुद इसे देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आपका सिस्टम किसी काम का नहीं है, आपका सिस्टम पूरी तरह से फेल है। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप कालाबाजारी पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो उन प्लांट्स को टेक ओवर कर लें जो हमारे आदेशों के बावजूद सुनवाई में शामिल नहीं हुए। हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई को नोटिस भेजे जाने की चेतावनी भी दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि लगातार कई अस्पताल ऑक्सीजन की कमी की शिकायत कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें शिकायत मिल रही है कि आप फोन और संदेश का जवाब नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से अलॉट ऑक्सीजन को पाने में टैंकर की कमी के चलते दिक्कत आ रही है। केजरीवाल ने कहा कि वो फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। इन सभी को रेडी टू यूज़ प्लांट को अलग अलग अस्पतालों में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अगले 1 महीने में 44 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। केंद्र सरकार की ओर से लगाए जाने वाले 8 ऑक्सीजन प्लांट्स को 30 अप्रैल तक लगाया जाएगा। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है। 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है। देश में बीते 24 घंटे में 3,19,000 नए कोरोना संक्रमित मिले और 2,762 संक्रमितों की मौत हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकॉर्ड 2,48,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। संक्रमण को मात देने वालों का यह आंकड़ा अब तक का सबसे ज़्यादा है। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी पर भी कुछ लगाम लगती दिखाई दे रही है।
बीते दिन एक्टिव केस में सिर्फ 67,660 की बढ़त दर्ज की गई। ये पिछले 14 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 63,065 की वृद्धि हुई थी। अब तक कोरोना से देश में 1,57,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से उम्मीद जगाने वाली खबर आई है। मुंबई में रोज मिलने वाले मरीजों की जो औसत 15 दिन से लगातार गिर रहा है। देश में 2.5 महीने पहले मुंबई से ही संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार शुरू हुई थी, लेकिन अब यहां मरीज 30% तक घट चुके हैं। ठीक ऐसा ही ट्रेंड मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे में भी दिख रहा है। ठाणे में एक हफ्ते में ज़्यादा समय से सक्रिय मरीजों की संख्या में भी गिरावट जारी है। मुंबई में कल 3,876 नए मामले आए, जो 30 मार्च के बाद सबसे निचले स्तर पर हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए केस में गिरावट आने का ये कतई मतलब नहीं है कि संक्रमण खत्म हो चुका है। मास्क, 2 गज की दूरी जैसे नियम छोड़े तो संक्रमण की लहर फिर आ सकती है। कोरोना के मरीजों को बड़ी राहत देते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि राज्य के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों को फ्री में रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों को ये इंजेक्शन सरकार मुहैया कराएगी, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को इन्हें कंपनियों और मार्केट से खरीदना होगा। अगर प्राइवेट अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और अगर ये मरीजों के लिए बहुत आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में डीएम और सीएमओ मरीज को ये इंजेक्शन उपलब्ध करवाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि जो लोग कोविड दवाओं की कालाबाजारी में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में बढ़ते कोरोना केसेस पर अजीबोगरीब बयान दिया है। मरने वालों की मौत के आंकड़े छिपाने के आरोप पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमको डेटा से नहीं खेलना है। उन्होंने कहा कि मौत कम है या ज्यादा, इस विवाद में पड़ने से कुछ नहीं होगा। इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो, कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज़्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। डॉक्टरों के संगठन आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी में डॉक्टरों को हिंसा से बचाने के लिए अस्पतालों में पुलिस की तैनाती की मांग की है। साथ ही अस्पतालों को प्रोटेक्ट जोन घोषित करने की भी डिमांड रखी है। दरअसल हाल ही में कई शहरों में अस्पतालों में हमले के बाद आईएमए ने ये मांग की है। महाराष्ट्र के नासिक में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 अस्पतालों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। मरीजों के रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स के साथ मारपीट भी की है। इन घटनाओं को देखते हुए आईएमए ने सुरक्षा की मांग की है। पुलिस के बीच बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सभी पुलिसकर्मियों को डबल मास्क लगाने का आदेश दिया है। कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा है कि जितने भी मुंबई पुलिसकर्मी फील्ड पर काम कर रहे हैं वो डबल मास्क का इस्तेमाल करेंगे। लॉकडाउन के दौरान पुलिस के जवानों को मुंबई के अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया है, जिससे वो लोगों पर नज़र बनाए रखेंगे। इस दौरान वो लगातार लोगों के संपर्क में भी आ रहे हैं, जिससे उन्हें कोरोना संक्रमित होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इन्हीं सबको देखते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से अब यह आदेश आया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए डबल मास्क जरूरी है। शादियों के मौसम में शादी के हैरान करने वाले मामले सुनने और देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में कोरोना वायरस से संक्रमित एक दूल्हे के पीपीई किट पहनकर शादी करने का मामला सामने आया है। रतलाम का रहने वाला आकाश बोरासी पुणे की एक कंपनी में इंजीनियर है। वो शादी करने के लिए अपने शहर आया था। इस बीच वो कोरोना संक्रमित हो गया। दूल्हे के परिजनों ने प्रशासन से शादी होने देने की अपील करते हुए जानकारी दी कि दूल्हे की दादी की हालत गंभीर है। आकाश बोरारी के परिजनों की गुहार के बाद प्रशासन ने वहां मौजूद सभी लोगों को पीपीई किट पहनाई और पीपीई किट में ही शादी समारोह संपन्न हुआ। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के एक दिन बाद चुनाव आयोग चुनावी कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त हो गया है। आयोग ने 2 मई को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों पर एक आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि वोटों की काउंटिंग के दौरान या नतीजे आने के बाद किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही जश्न मनाया जाएगा। नतीजों के बाद कोई भी उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। 2 मई को तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं। बंगाल में 7 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। आखिरी चरण के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को होगी।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के चुनावी नतीजों के बाद विजय जुलूस निकालने पर बैन लगाने के चुनाव आयोग के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आए चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद विजय जुलूस या जश्न पूरी तरह से रोक दिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने आयोग के फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी की सभी प्रदेश इकाइयों के इस फैसले का सख्ती से पालन करने को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया था। अब बोर्ड ने कहा है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा के संबंध में निर्णय 1 जून 2021 के बाद किया जाएगा। सीबीएसई की ओर से 10वीं के नतीजे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर तैयार किए जाएंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी बोर्ड उसी आधार पर 10वीं के नतीजे तय कर सकता है। पिछले साल कोरोना के कारण सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के कई विषयों की परीक्षाएं नहीं आयोजित की जा सकी थी। ऐसे में छात्रों को उनके दूसरे विषयों में ग्रेडिंग के आधार पर मूल्यांकन किया गया था। मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ आज रात तक पश्चिमी हिमालय के पास आने की उम्मीद है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान के ऊपर है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना, केरल और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात और तटीय ओडिशा में इस अवधि में लू चलने की संभावना है। मिथुन चक्रवर्ती के कोविड पॉजिटिव होने की खबरों पर उनके बेटे मिमोह ने खंडन किया है। वेबसाइट ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि मिथुन चक्रवर्ती कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और होम क्वारंटाइन में हैं। देश में कोरोना महामारी के गंभीर हालातों के बीच सोनू सूद समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। सलमान खान भी इस नेक काम में पीछे नहीं हैं। रविवार को सलमान ने मुंबई में कोरोना से जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स के सपोर्ट के लिए उनके बीच 5000 फूड पैकेट्स बंटवाए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। किचन में बनाए जा रहे फूड की क्वालिटी वो खुद चेक करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने अन्य तैयारियों का भी जायजा लिया। सलमान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। फैन सलमान के इस नेक के काम के लिए उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। जॉन अब्राहम स्टारर सत्यमेव जयते 2 की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान भी नहीं किया गया है। मेकर्स ने इस बात की घोषणा सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट जारी कर की है। इससे पहले इस फिल्म को मेकर्स ने 13 मई को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया था। हालांकि राधे ईद पर सिनेमाघरों और OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर से देश की मौजूदा गंभीर स्थिति को देखते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने खास अपील की है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और अन्य अमेरिकी सरकारी अधिकारियों से उन्होंने अपील की है। उन्होंने लिखा कि एस्ट्राजेनेका को दुनिया भर में शेयर करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे देश में कोरोना से स्थिति बहुत गंभीर है। क्या आप इंडिया को तत्काल वैक्सीन शेयर कर सकते हैं? खबर है कि सैफ अली खान ने वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की रहस्यमयी मौत पर बेस्ड एक फिल्म को साइन कर लिया है। इसका टाइटल असैसिनेशन ऑफ होमी भाभा दिया गया है। इसका डायरेक्शन विक्रमजीत सिंह करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो 1960 के समय पर बेस्ड इस फिल्म में भाभा की हत्या की साजिश को दिखाने की कोशिश की जाएगी। इसकी शूटिंग भारत और बेरूत में होगी। आईपीएल के 22वें मैच में आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होंगी। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाना है। ऋषभ पंत की टीम डीसी पॉइंट्स टेबल में दूसरे और विराट कोहली की टीम आरसीबी तीसरे स्थान पर है। जो टीम ये मैच जीतेगी वो टेबल के टॉप पर पहुंच जाएगी। दोनों टीमों ने सीजन में 5 में से 4 मैच जीते हैं। वहीं शानदार फॉर्म में चल रहे दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर पृथ्वी शॉ के पास आईपीएल में 1000 रन पूरे करने का मौका है। वे इस मुकाम से सिर्फ 8 रन दूर हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने भरोसा दिलाया है कि टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद खिलाड़ियों को उनके घर सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। आईपीएल सीईओ हिमांग अमीन ने जारी बयान में कहा कि बीसीसीआई की ओर से आईपीएल में खेल रहे
भारतीय खिलाड़ियों और विदेशी खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया गया है कि टूर्नामेंट के बाद खिलाड़ियों को सही सलामत उनके घर पहुंचाया जाएगा। दरअसल भारत ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कई देशों में भारत से डायरेक्ट पैसेंजर्स फ्लाइट्स पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिए हैं। टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के लिए कैंप शुरू होने से पहले महिला हॉकी टीम को झटका लगा है। कप्तान रानी रामपाल सहित 7 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा 2 सपोर्टिंग स्टाफ के सदस्यों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। महिला हॉकी टीम का कैंप 25 अप्रैल से शुरू होना था। कैंप में शामिल सभी 25 खिलाड़ी 10 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से कैंप के लिए आए थे। कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के तहत सभी खिलाड़ियों को 1 हफ्ते क्वारंटाइन किया गया। इस दौरान सभी खिलाड़ियों का जब जांच किया गया और स्टाफ की जांच की गई तो फिर ये संक्रमण की दर सामने आई। बीसीसीआई ने कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला क्रिकेटरों पर छोड़ दिया है। देश में 1 मई से 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों को टीका लगाना है। बीसीसीआई ने आईपीएल के 14वें सीजन में खेल रहे भारतीय खिलाड़ियों पर फैसला छोड़ दिया है। खिलाड़ी चाहें तो टीका लगवा सकते हैं। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि खिलाड़ियों की मर्जी है कि वो टीका लगवाएं या नहीं। टीका केवल भारतीय खिलाड़ियों को ही लगाया जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी शेल्डन जैक्सन ने कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए अहम कदम उठाया है। शेल्डन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए इस बात की जानकारी साझा की है। उन्होंने गौतम गंभीर की सहयोग से लोगों की मदद करने का फैसला किया है। गौतम गंभीर फाउंडेशन में उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए दान दिया है। शेल्डन जैक्सन की सोशल मीडिया पर काफी वाहवाही भी हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत झेल रहे भारत को एक और देश का साथ मिला है। आयरलैंड ने भारत में 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत कई देश भारत की संकट की घड़ी में मदद करने को ऐलान कर चुके हैं। हवा से ऑक्सीजन बनाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत में आयरलैंड से बुधवार तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की मार झेल रहे देश में कुछ राहत जरूर मिलेगी। भारत में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालातों पर डब्ल्यूएचओ ने चिंता जाहिर की है। संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा है कि भारत में इस समय हालात दिल दहला देने वाले हैं। बीते कुछ दिनों में वहां कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मरीजों के परिजन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। शमशान घाट पर लाशों की कतारें हैं। उन्होंने कहा कि भारत में पोलियो और टीबी के खिलाफ काम कर रहे 2600 एक्सपर्ट्स को कोरोना के खिलाफ काम पर लगाया गया है। डब्ल्यूएचओ हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहा है।